सर अभी स्टार्ट है कर दिए। ओके गुड, थैंक यू। चलिए फेजेस ऑफ द मार्केट की तरफ आते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ द मार्केट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फेजेस हम लोग मार्केट को देखना होता है या कैसे ट्रेड करना होता है। तो मार्केट में बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। ठीक, सबसे नंबर 1 फेज आपका आता है मार्केट, जब वो मार्केट लगातार नए हाई बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। ठीक, अप ट्रेंड मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अप ट्रेंड मार्केट के फेज में आपको ज्यादातर सौदे बाई की तरफ देखने होते हैं। ठीक, हर एक मार्केट में करेक्शन जरूरी है। करेक्शन होगा फिर बाई होगा, फिर करेक्शन होगा फिर बाई होगा, फिर करेक्शन होगा फिर बाई होगा। और जितनी बार भी बाइंग आएगी हर बार वो नया हाई बनाता हुआ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड फेज। ठीक, अप ट्रेंड फेज में हमको बाई कहाँ पे किस आधार पे प्लान करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट हमारी अप ट्रेंड की तरफ चलेगी तो किसी न किसी सपोर्ट से, ठीक, कोई सपोर्ट आपका होगा, किसी न किसी सपोर्ट से मार्केट में बाइंग आएगी, फिर वो करेक्ट होगी, फिर बाइंग होगी, फिर करेक्ट होगी, फिर बाइंग होगी। ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इस परिस्थिति में हमको ये देखना होता है कि ये जो हाई गया होगा ये किसी न किसी पिछले रेजिस्टेंस को काटा होगा उसने। ठीक, रेजिस्टेंस को काटने के बाद रीटेस्ट किया होगा, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर कैंडल आई होगी। कैंडल आने के बाद जैसे ही हमारे ऊपर की तरफ एंट्री कराता है तो हम लोग बोलते हैं ये अप ट्रेंड की मार्केट है, हमको बाई साइड की तरफ देखना है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, ये हमारा एसएल रहेगा, छोटा सा एसएल बनता है। और जब मार्केट नया हाई शिफ्ट कर लेता है तो मैं उसी सौदे को और होल्ड करूंगा। मार्केट गिरेगी तभी जब तक वो सेकंड अटेम्प्ट नहीं कर लेती, जब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर लेती। तो पहला फेज आपका जो आता है वो अप ट्रेंड का फेज होता है। इसमें पहचान होती है कि हर बार नया हाई मार्केट बनाता है और नया लो नहीं बनाएगा। जैसे इसमें ये लो बना था हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा लो एरिया था, इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी, आएगी करेक्ट होकर यहाँ तक आ सकती, फिर यहाँ से ये रिजेक्ट होकर ऊपर जाएगी। इसके नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट, तब तक हम मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ ही मानते चलेंगे। ठीक, अप ट्रेंड मार्केट में हमेशा सौदे बनाएंगे करेक्शन के बाद, करेक्शन के बाद, करेक्शन के बाद। ठीक, करेक्शन के बाद हमारी कैंडल आनी चाहिए, तभी हम सौदे को बनाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, किधर का सौदा बनेगा? ऊपर की तरफ, बाई की तरफ हमारे सौदे बनेंगे, सेल की तरफ नहीं बनाएंगे। तो पहला फेज मार्केट का कौन सा हो गया? फर्स्ट फेज आपका हो गया है अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड फेज के बाद कौन सा फेज आता है? जब मार्केट में बाइंग आ जाती है। बाइंग आने के बाद देखो कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, कुछ ने यहाँ किया होगा, कुछ ने यहाँ बाई किया होगा, कुछ ने यहाँ बाई किया होगा, सब जगह पर मार्केट में बाइंग होते हुए गया। तो ये करेक्शन कहां से आया? कुछ लोगों को जिन्होंने यहाँ बाई किया होगा उनको लगा होगा हमारे पास एक लिमिटेड प्रॉफिट हो गया और उन्होंने इतना प्रॉफिट काटा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन आता है। वो बेचते हैं अपने सौदे को, जब वो सौदे को बेचते हैं तभी मार्केट हल्की करेक्ट होती है। अगर ये मार्केट करेक्ट नहीं होगी तो मार्केट एक तरफा ऊपर नहीं जा सकती। आप खुद सोचिए, बहुत बेसिक नियम है बाजार का। बाजार में अगर कोई चीज 100 रुपए से शुरुआत हुई और अगले दिन आप जाते हो 120 रुपए में मिलती है, तो आप क्या कहोगे? यार ये महंगा हो गया है हमारे लिए, ये तो कहोगे। तो फिर आप क्या कहोगे? थोड़ा सा दाम नीचे आना चाहिए, नीचे आएगी दाम तभी हमारा जो है प्रॉफिट हो पाएगा। तो हल्का सा मार्केट नीचे आएगा तो आएगा किस वजह से? जिन्होंने 100 तक खरीदा होगा उनको लगा होगा यार 120 रुपए मिल रहा, बेच दो, तो बेचेंगे। तो फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होकर के नीचे की तरफ आएगी। फिर मार्केट यहाँ से 120 से उठ के गई और लगभग 200 रुपए पहुंच गई मार्केट, तो मार्केट फिर ऊपर आ गई, फिर महंगी गई। फिर वो कुछ ना कुछ लोगों को लगेगा यार पैसा बहुत मिल गया, बेचो, वो लोग बेचेंगे, मार्केट फिर करेक्ट होकर के नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो एक रेट पर आने के बाद फिर से बाइंग उसमें आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो करेक्शन आता है प्रॉफिट को लॉक करने से, प्रॉफिट को बेचने से, प्रॉफिट में सौदे को काटने से, सौदे को बेचने से। समझना के बाद ये करेक्शन का फेज बन जाता है हमारा। हर बार अप ट्रेंड में करेक्शन पे मार्केट को खींचना होता है या मार्केट में एंट्री करनी होती है। आगे बात समझ में? पहला फेज अप ट्रेंड। जब हर जगह पे बाई के सौदे बने हैं तो सेल के सौदे तो पूरे खत्म हुए नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई रेजिस्टेंस आने वाला होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस आने वाला है हमारा, तो उस रेजिस्टेंस के पहले पहले मार्केट स्लो हो जाती है। कैसे हो जाएगी? स्लो। वहां पे वो अपने हाई की रेंज को थोड़ा लो करने लगेगा। अभी रेंज बड़े बड़े दूर दूर हो रहे थे, अब रेंज उसने छोटे कर दिए। ठीक, और उसके बाद क्या होगा? एक नया लो नहीं बनाएगा, उसको टच करने से पहले ऐसे ऐसे करके उसी एरिया में मार्केट फंस जाती है हमारी।
जब सेम एरिया में मार्केट फंस जाएगी तो उस दौरान हम लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है? जिसमें एक ही रेंज के अंदर मार्केट ना तो नया लो बनाती ना नया हाई बनाती, उसी में घूमती रहती। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। ये क्यों आता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्यों आता है? जो भी यहाँ पे सौदे बनाए होंगे बड़े पार्टीज, इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स बनाएंगे, उनको एक रेंज दिखाई दिया और उस रेंज में उनको देखा कि एक मेन रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट में सेलिंग तेज हो सकती है, तो वहां पहुंचने से पहले ही सौदे को कंज्यूम करवाने लगे। तो यहाँ फंसते कौन है? यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटेलर्स फंसते हैं। रिटेलर क्या देखते हैं? रिटेलर को लगता है कि ये सौदा छूट गया, वो फोमो है, अरे यार सौदा छूट गया, तो जैसे ही वो डिप मारता है वो फिर सोचते हैं कहीं सौदा छूट ना जाए, वो बाई करना शुरू करते हैं। ठीक, किसी भी बात को लेकर के आप देखिए, आपका रिएक्शन एक बार में नहीं होता। आप जब 2 बार वही बात कही जाएगी, तीसरी बार कही जाएगी, तब आपके अंदर लगेगा नहीं ये सही बात है ना। रिटेलर थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड होता है, क्लियर माइंड सेट नहीं रखता। जब कंफ्यूज माइंड सेट रहता है तो उसकी क्लियरिटी कब आती है? जब 2-3 बार वो चीज हो जाती सामने। तो पहली बार में उसको ये चीज दिखाई दिया, उसको लगा कहीं गिर ना जाए, फिर एक बार हुआ, फिर उसको लगा नहीं यार ये तो ऊपर जा रही है। जब तीसरी बार जब गया ऊपर तो उसको लगा यार ये या भाग जाएगी मार्केट, और वो यहाँ को बाई करना शुरू करता है। जब बाई करता है कुछ प्रॉफिट लेता है, काटता है, फिर कुछ लोग आते हैं। तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं वो सौदे को बांट रहे होते हैं, और बांटते किनको हैं? रिटेलर्स को बांटते हैं। और सबसे ज्यादा रिटेलर्स हम आप जैसे लोग, मिडिल क्लास वाले लोग इसमें फंसते हैं जाकर के। जब यहाँ पे फंसती, इसीलिए इस फेज को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। हमेशा ट्रेंड के बाद मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को काटने के बाद या रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे मार्केट आके रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी और एक ही एरिया में फंस जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये आपका सेकंड फेज होता है, जो कि आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सर काटने के बाद भी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ सकता है? हाँ, काटने के बाद भी आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट रुकेगी। काटने के बाद इसलिए आता है कि मान लिया आप स्टार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन ना ढूंढ पाए, तो हो सकता है कि आपके रेजिस्टेंस के ऊपर कोई एक एरिया हो जिस एरिया में मार्केट ने ट्राई किया है और मार्केट उस एरिया में पहुंच गई, अब वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। तो मार्केट के 2 ही नियम है चलने के, या तो समय बिता करके जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना करके जाएगा या साइडवेज बनाते हुए जाएगा, या तो काटने के बाद रीटेस्ट करके जाएगा। हमारा लोगों का प्लान क्या रहता है कि अगर मान लीजिए मेरा सौदा छूट गया तो मेरा ये प्लान रहेगा कि या तुम इसको काट दो, काटने के बाद रीटेस्ट करो तो फिर मैं पोजीशन बनाऊंगा, या फिर इस एरिया में आकर के फंसे हो तो नेगेटिव कैंडल में इस रेंज को निकालो और रीटेस्ट करो तो मैं नीचे का सौदा ले लूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनना ही बनना है। अपट्रेंड के बाद बिना डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाए हुए मार्केट कभी भी अचानक गिरती नहीं है, अचानक चढ़ती नहीं है, कभी नहीं गिरेगी, चढ़ेगी। अगर कभी होता है तो सर वो क्यों होता है उसको समझाइए। अगर मार्केट ने ऐसे रीटेस्ट करते हुए मूवमेंट किया तब तो अचानक नहीं गिरेगी। अगर मार्केट शार्पली बाइंग आई किसी सपोर्ट और ऐसे भाग गई तो ये चांसेस वेरी हाई है कि यहां से मार्केट जब गिरेगी तो बहुत तेज नीचे गिरेगी। क्यों? यहां से तुम डायरेक्ट शूट हो गए ना, कहां बायर को बैठाया तुमने जगह जगह पे? जब कहीं बैठाया तो यहाँ जो भी घुसा होगा बायर में इसी एरिया में आया होगा, है ना, और इस एरिया के बाद उसको दिखा प्रॉफिट, तो क्या बैठे इंतजार करेगा? एकाएक काटना शुरू करेगा। वो जब एकाएक काटना शुरू करेगा मार्केट आराम से गिर जाएगी। ऐसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं कि शूट मार्केट में कभी भी भागती हुई मार्केट में मत बैठो। कब कहां से घूम जाए कोई भरोसा नहीं, और घूमेगा भी तो ऐसे नहीं कि तुरंत घूम जाएगा, 1 2 3 4 कैंडल बिताने के बाद घूमेगा। यहां जाएगी और कैंडल छोटी होती चली जाएगी। जब मार्केट में कैंडल्स छोटी होने लगे, है ना, ग्रीन कैंडल छोटी होने लगे और पहले बड़ी बड़ी फिर छोटी होती चली गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं, अब वो नहीं लेंगे। फिर वहां मार्केट रुकेगी, 1 कैंडल 2 कैंडल नेगेटिव कैंडल, फिर मार्केट शार्पली गिर जाएगी। तो इस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं बहुत वोलेटाइल मार्केट थी। ये कौन सी परिस्थिति होगी? वोलेटाइल मार्केट होगी। और प्रॉपर जो एक मार्केट की चाल होनी चाहिए, हैंडसम चाल अपट्रेंड की होती है, वो ये वाली होती है। काटो, रिटेस्ट करो, फिर जाओ, फिर काटो, फिर रिटेस्ट करो, फिर जाओ, फिर समय बिताओ, फिर आगे कंटिन्यू करो। ये एक नॉर्मल मार्केट की चाल यही सबसे अच्छी मानी गई है, जिसमें हर एक को, बायर्स को, हर एक सेलर को मौका दिया जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो पहला फेज आपका कौन सा हो गया? अप ट्रेंड का। दूसरा फेज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये मेन बात फंसता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, लेकिन उसके सिम्टम्स को दिखाएगा।
तो हमारा काम होता है, अगर वो सिम्टम टेक्निकली बताएगा तो हम देंगे, अगर नहीं बताएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि मार्केट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज से नीचे की तरफ चलने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज से नीचे की तरफ कैसे चलेगा इसको समझते हैं। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान सबसे ज्यादा रिटेलर्स फंसते हैं, सबसे ज्यादा रिटेलर्स फंसेंगे, सबसे ज्यादा रिटेलर्स। हाँ, रिटेलर फंसाया जाता है, उसको फंसाया जाएगा, फंसते रहेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज हमारा मान लीजिए ये बन गया, ये से एरिया मार्केट हमारी फंस रही थी, अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डाउन ट्रेंड आएगी तो कैसे आएगी मार्केट में? तो डाउन ट्रेंड आने के लिए पहले उसको इस वाले लेवल को काटना पड़ेगा। ठीक, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम वही पढ़ाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह से बनते हैं, एक होता है नई बाइंग बना करके, नई सेलिंग करके बनाना, जिसमें बल्क ऑर्डर आते हैं। एक होता है स्टॉप लॉस काट के बनाना सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस एरिया में जितने भी रिटेलर्स फंसे हुए थे सब बाई की तरफ सोच रहे थे ना, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में आई थी। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आया तो सबका स्टॉप लॉस इसी एरिया में तो कहीं होगा ना, इस एरिया में, इतने एरिया में होगा ना। तो जैसे ही मार्केट नीचे, उनके बाई के ऑर्डर किस में चेंज हो गए? सेल में हुए कि नहीं हुए? प्लस नए सेलर्स की पोजीशन यहां से बनी, क्योंकि उसने हाई नहीं शिफ्ट किया, लो शिफ्ट करने लगा, है ना। तो यहां से नई पोजीशन, मान लो किसी सेलर ने मारा, बड़ा सौदा मारा, तो इसने क्या किया, इसका स्टॉप लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे बल्क ऑर्डर आया और जिसमें स्टॉप लॉस भी काटा उसने किन पोजीशन में। पहले वो लोग थे जिनको सेलिंग के लिए रेजिस्टेंस मिला, वो एंट्री किए। उसके बाद दूसरे वो लोग थे जिन्होंने रिटेलर्स ने बाई कर रखा था, उनका स्टॉप लॉस हुआ। दो तरह की पावर आई। तीसरी पावर, जो ये सोच रहे थे कि इस एरिया को कटे और रिटेस्ट करें, हम सेल करें, तो फिर यहाँ से नए सेलर चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरे सेलर टाइप में चढ़े और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ऐसे करके गिरना शुरू हो गई। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आ गई। ठीक, डाउन ट्रेंड की मार्केट में क्या होता है, हर बार नया लो शिफ्ट करेगा। ये लो शिफ्ट किया, ये लो शिफ्ट किया, ये लो शिफ्ट किया, है ना, नया लो शिफ्ट करेगा, नया हाई नहीं बनाएगा। ये देखिए हर बार हाई ऊपर से नीचे आ रहा है ना, नया हाई नहीं बनाएगा। तो ऐसे ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं कि ये डाउन ट्रेंड की मार्केट हो गई। ये कैसी मार्केट हो गई? डाउन ट्रेंड की मार्केट हो गई। इसमें सेलर्स हावी होता है। अच्छा, किसी भी अप ट्रेंड में हम कब ये मान के चलेंगे कि अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ इसने मूव कर लिया है? ठीक, तो जो भी अप ट्रेंड आया होगा उसका जब तक 50% ना कंज्यूम कर ले, ट्रेंड का 50%, और उसके बाद उसको रिटेस्ट करके फिर से उसने नेगेटिव सेंटर देके ना सेल करें, तब तक हम ये नहीं मान के चलते कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया। ठीक, तब तक हम उसको करेक्शन की तरह ही लेकर के चलते हैं। ठीक, सौदे हमारे कहाँ बनेंगे? हमेशा सौदे ऊपर की तरफ ही बनाने का प्रयास करिए। अगर मार्केट काट के ऊपर आती है, फिर नेगेटिव कैंडल देती है, तो हम लोग फिर सेल करेंगे। तो इसी के दौरान हम लोग डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो 50% कंज्यूम करेगा तभी मतलब सोचेंगे कि हाँ, तब शार्प हो जाएगी मार्केट। जब तक 50% कंज्यूम नहीं करेगा तब तक मार्केट वो करेक्ट होगी, फिर गिरेगी, फिर करेक्ट होगी, फिर थोड़ा सा मोमेंटम स्लो रहेगा। 50% के बाद रिटेस्ट अगर करके फॉल होती है तो मोमेंटम ज्यादातर शार्प हो जाता है, तेज चलती है मार्केट। समझ में आ गई बात? ये रहता है। तो क्योंकि उसका सबका मूड नेगेटिव हो गया ना, एक मूड नेगेटिव हो गया। अच्छा, जैसे मूड नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना कैसे पता चलता है और कैसे मान लेते हैं? ये रुकनी ही मार्केट है। आपका हमने बताया ना कि मार्केट बिना डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हुए ट्रेंड नहीं चेंज करेगा। क्या लॉजिक है इसका? आप खुद सोचिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो अपने आप को खुशी मानिएगा, बहुत खुश हैं, तो क्या आप एकाएक खुश होंगे और एकाएक दुखी हो जाते हैं? है ना, कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट होता है फिर जाकर के दुखी होते हैं, है ना, उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं हंसते हंसते रोने लगोगे एकदम से, है ना। भाई मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट है वो भी हमारे आप जैसा इंसान ही तो है, तो उसके अंदर भी इमोशंस हैं। तो एक बार उसका माइंडसेट सेट हो चुका है अप ट्रेंड की तरफ, तो बस तुरंत उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, नहीं हमको सेल करना है, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये। समझ में आ गई बात की नहीं? इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनता है। सेम हियर, जब डाउन ट्रेंड होगा मार्केट, तो डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट हमेशा कंसोलिडेट जरूर करेगी, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जब कंसोलिडेट करती है उस परिस्थिति में मार्केट को आप देखोगे एक ही एरिया में आने के बाद रुक जाएगी, और रुकने के बाद एक रेंज क्रिएट करेगी, और उस रेंज के बाद जब मार्केट ऊपर निकलती है तो रिटेस्ट के बाद फिर मार्केट ट्रेंड को चेंज कर देती है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया और कंसोलिडेट किया। ये सब होगा कहाँ पे? सिर्फ एक ही जगह पे होता है। सपोर्ट कोई पुराना होगा तो सपोर्ट बनाएगा, है ना, रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस के एरिया में ये देखने को मिलेगा आपको। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का एरिया और ये हो गया आपका सपोर्ट का एरिया।
ठीक। ऐसी परिस्थितियां सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही होगी जब मार्केट साइडवेज होते हुए आपको दिखाई देगी, एक रेंज में फंसते हुए दिखाई देगी। तो ये आपका चौथा फेज बन जाता है मार्केट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। सबसे पहला फेज आपका था अप ट्रेंड का, ठीक। दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आपका डाउन ट्रेंड और चौथा कंसोलिडेशन। ये 4 फेजेस आपके मेनली मार्केट में देखने को मिलता है। अब हम प्लानिंग की बात करेंगे कि हमको कौन कौन सा ट्रेड कहाँ प्लान करना है। अब ट्रेंड मार्केट में हमेशा बाई का प्लान दिमाग में रखिए। जब तक मार्केट इस वाले एरिया में जो भी स्विंग हाई बनाएगा उसका सेकंड अटेम्प्ट करना ले, तब तक बाई नहीं सोचो। अब मार्केट किसी एरिया में जाती है, जैसे यहाँ पे मार्केट डिप हुई, यहाँ पे फिर बाई करिए, तो इस वाले को सेकंड अटेम्प्ट किया ना, सेकंड अटेम्प्ट करने के बाद इसने नेगेटिव कैंडल यहाँ किया होगा, तो हमारा सौदा यहाँ कट जाएगा। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में सेल का सौदा बनाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट में सेल का सौदा अगर लो शिफ्ट कर देता है तो सौदे में बने रहेंगे, नहीं शिफ्ट करता तो हम यहाँ काट करके प्रॉफिट लॉक कर लेंगे अपना। ये छोटे ट्रेड, यहाँ पे आपको छोटे ट्रेड देखने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, चैनल पैटर्न में आपको छोटे ट्रेड देखने हैं, वहीं कंसोलिडेशन में भी आपको छोटे ट्रेड देखने हैं, बड़े ट्रेड नहीं देखने हैं। बड़े ट्रेड अगर आपको देखना है तो ट्रेंडिंग मार्केट में देखना है, जिसमें आपके बड़े पैसे बनते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट पूरे साल में 33% से लेके 35% ही होती है। अगर 100 दिन मार्केट चलती है तो 100 दिन में केवल 33 दिन ही आपको दिखेगा मार्केट ट्रेंडिंग है, बड़े पैसे दे रहा है। बाकी 65% से लेकर के 63% जो मार्केट होती है ये आपके साइडवेज होती है, ठीक। और बाकी जो 2% और 3% मार्केट होती है वो चौपी हो जाती है, चौपी मार्केट आती है। समझे? हम लोगों ने 4 पढ़े हैं, 2 साइडवेज के पार्ट हो गए, 2 ट्रेंडिंग के पार्ट हो गए। समझ में बात नहीं? तो हमको 33% या 33 दिन मार्केट 100 में ट्रेंडिंग दिखेगी, तो हमको बड़े ट्रेड हमको इसी के दौरान देखनी। आगे बात समझ में? अब 5वीं मार्केट जो आपकी होती है, 5वां फेज होता है, वो हम लोग बोलते हैं चौपी फेज। चौपी फेज में क्या होता है? जब किसी भी मेन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद मार्केट में वाइड मोमेंटम वॉलेटिलिटी आती है। जैसे ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। क्या हो रहा है? ये इसने स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ पे यहाँ से बाइंग आई थी, इसने इनके स्टॉप लॉस उड़ाया, नीचे चली गई। फिर यहाँ से बाइंग ऊपर आ गई, इसने इनके भी स्टॉप लॉस उड़ा दिया, फिर यहाँ पे पहुंच गई। ये पहचान देखो, अभी हमने समझाया, इसके पहले समझाया था कि मार्केट अगर रीटेस्ट करते हुए नहीं गिरेगी तो मार्केट पलट जाएगी तेजी से। यही बताया ना, खड़ी गिरावट, खड़ी चढ़ाई मार्केट के लिए नहीं है, ये बहुत खराब स्थिति होती है मार्केट की। इसमें यही चीज हुआ, तुरंत गिरी, तुरंत उठ गई, तो इनका स्टॉप लॉस उड़ाया, इनका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए तैयार कर दिया। बायर और सेलर का एक साथ स्टॉप लॉस उड़ाते हुए मार्केट। हाँ, तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो बायर और सेलर दोनों डर जाते हैं। तो सेकंड 2 बार हो गया ना, उसके बाद मार्केट हमेशा आपको चौपी मार्केट के बाद एकदम साइडवेज होते हुए दिखाई देगी। बहुत 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 ही साइडवेज रहती है, 100-150 पॉइंट घूमने लगती है। 53,000 का प्रीमियम बताओ, वो स्ट्राइक है आपका बैंक निफ्टी का, वो 100-150 पॉइंट में घूमने लगती है। तो चौपी मार्केट जो होती है जिसमें बायर और सेलर को कुछ नहीं समझती मार्केट, ये कब होता है? ये किसी न किसी न्यूज के आने के दौरान होता है। जब उसकी न्यूज आने वाली होती है तो मार्केट उस पर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अच्छी न्यूज है कि खराब न्यूज है, तो मार्केट चौपी होगा। दूसरा, किसी मेन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में ये ऐसा देखने को मिल सकता है। तो चौपी मार्केट के बाद की मार्केट आपको याद रखनी है कि मार्केट एकदम साइडवेज हो जाता है। सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं इसी चौपी मार्केट में, अब उसको रिकवर करने के लिए साइडवेज मार्केट में फंस जाते हैं, तो वो रिकवर भी नहीं होता, फिर उनकी चिड़चिड़ाहट बनती है, उसके बाद मार्केट पे आकर के मूड सेंटीमेंट सही करती है अपना। ये आपका 5वां फेज मार्केट का होता है, जो चौथी मार्केट की होती है। क्लियर हो गई? टोटल 5 फेज हो गया, समझ आ गया? हो गया।